नमस्कार। जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं और जंगल में कोई बब्बर शेर आ जाए तो जितने भी जानवर हैं वो अपने अपने कुनबे को लेकर कहीं किसी सुरक्षित स्थान में छिप जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में यही हो रहा है। जैसे ही अमित शाह की एंट्री हुई, अमित शाह ने मास्टर स्ट्रोक खेला, सारी स्थिति बदल गई। ये जो 28 दिन से ड्रामा चल रहा था गठबंधन का, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का, ये जो अनहोली अलायंस बनने वाला था, वो नैया ही डूब गई। और अब क्या हो रहा है? अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, शिवसेना हो या शरद पवार हो, ये अपने अपने कुनबे को लेकर लामबंदी कर रहे हैं। डर सता रहा है इनको, कहीं भाजपा उन्हें अपने साथ न ले जाए। और यही वजह है कि राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। टेलीविज़न चैनल पे बहुत सारी चीज़ों को बताया जा रहा है, लेकिन ये छलावा है। छलावा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो होना है वो अब 30 तारीख को होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और अब जो हो रहा है एनसीपी के अंदर, शिवसेना के अंदर और कांग्रेस के अंदर, इसे समझने की जरूरत है कि राजनीति अब किस रुख जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना की। शिवसेना की तो नैया डूब गई, सपने बिल्कुल चकनाचूर हो गए। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि अभी भी उनको लग रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। सबसे पहला डर, जो सबसे पहली चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है, वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए है। आज संजय राउत फिर अवतरित हुए मीडिया के सामने। 5 बार उन्होंने शिवाजी महाराज का नाम लिया। ये बोलते हुए कम से कम थोड़ा शर्म तो जरूर आनी चाहिए संजय राउत को। वो इसलिए कि आप तो उनके साथ सरकार बनाने जा रहे थे जो औरंगजेब को अपना हीरो मानते हैं, जो इसका विरोध करते हैं कि भाई औरंगजेब रोड का नाम क्यों बदला गया। ऐसे लोगों के साथ आप हाथ मिलाते हो और आपको ज़रा सा भी इस बात का एक ये नहीं होता कि आप शिवाजी महाराज का नाम कैसे ले रहे हो। खैर, ये तो संजय राउत की बात है, उनकी छटनी बहुत जल्द होगी शिवसेना से। लेकिन सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे। वो अपने विधायकों से मिले, उनको होटल में बंद करने की तैयारी की जा रही है। कहां? अब देखिए, ये विडंबना है कि शिव सैनिकों से बात करते हुए, जो एमएलए से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी भी कांग्रेस उनके साथ है। सब कुछ तबाह हो गया, लुट गया, बुद्धि मारी गई है। अभी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इनके साथ है। कांग्रेस पार्टी अलग यहां दिल्ली में बैठक हो रही है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हम कहीं के नहीं रहे। लेकिन आप कह रहे हो कि कांग्रेस हमारे साथ है। और खबर यह आई कि कांग्रेस पार्टी से ये बातचीत कर रहे हैं कि भाई हमारे एमएलए को महाराष्ट्र से हटा करके आप इसे जयपुर, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां किसी होटल में इंतजाम करवा दो। तो ये स्थिति है। ये स्थिति क्यों है? क्योंकि खबर ये आ रही है कि शिवसेना के अंदर करीब 25 ऐसे विधायक हैं जो इस बात से शुरू से ही नाराज थे कि वो एनसीपी और शिवसेना के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। वो इस गठबंधन से बिल्कुल ही नाराज थे। नाराज किस लिए थे? क्योंकि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था वो बेसिकली सोनिया गांधी के निर्देश के ऊपर, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे वो सिटीजन बिल का मसला हो, चाहे वो एनआरसी का मसला हो, सावरकर का मसला हो, अनगिनत ऐसे कंट्रोवर्शियल मसले हैं जहां जो पूरी देश की जो राजनीति है उस पर बिल्कुल दो धार में बटी हुई है। शिवसेना को यह तय करना था कि उन्हें किधर बैठना है, हिंदुत्व के साथ बैठना है कि ऐसे सेकुलर पार्टीज के साथ बैठना है जो औरंगजेब और अकबर को अपना हीरो मानते हैं। तो शिव सैनिकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। उद्धव ठाकरे अब तक एक बिल्कुल ही एक इमेच्योर पॉलिटिशियन की तरह उभरे हैं। उनकी साख खत्म हो गई है। शिव सैनिक भी परेशान हैं कि ये ऐसा माहौल, ऐसा स्ट्रेटजी, ऐसी रणनीति पे वो क्यों गए कि जहां सब कुछ जो बाला साहब की जो लेगेसी थी वो चकनाचूर खत्म कर दिया इन्होंने। तो देखना यह है कि 30 तारीख तक, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं,
इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग एनसीपी में अजीत पवार के साथ हैं या कितने लोग शरद पवार के साथ हैं। जो टेलीविजन में ड्रामा चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हकीकत यही है कि 30 तारीख को जब वोटिंग होगी, उस दिन विधायक क्या करेंगे। खबर यह आ रही है कि एनसीपी के अंदर बहुत सारे लोग काउंटिंग कर रहे हैं कि ये शरद पवार के साथ चले आए, ये उनके साथ चले आए। ये चाचा और भतीजा ये दोनों मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं, ये अभी तक शिव सैनिकों को समझ में नहीं आया है। और उद्धव ठाकरे तो पता नहीं किसकी सलाह पे चल रहे हैं। कोई बता रहा है कि प्रशांत किशोर सलाह दे रहा है, कोई बता रहा है संजय राउत के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। कम से कम थोड़ी भी तो अकल लगाएं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी भी वो शरद पवार के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अजीब स्थिति है। और खबर यह है कि जितने लोग मिलने भी गए हैं शरद पवार के पास, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम 35 ऐसे विधायक हैं जो अजीत पवार के खासम खास माने जाते हैं। और खबर यह आपको कल तक ही पता भी चल जाएगा कि आज दिन में कम से कम 3 बार शरद पवार की बेटी ने अजीत पवार को फोन किया, उस पर बातचीत की। और ये जो बात हो रही थी कि धनंजय मुंडे जो इस पूरे गेम के पीछे इन्होंने बीजेपी के साथ बातचीत की, वो भी शरद पवार से मिलने के लिए पहुंच गए। ये खिचड़ी ऐसी पक रही है और शरद पवार के खेल को ये समझना इतना आसान नहीं है। उनका आज ये बयान आया कि अभी वो गठबंधन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको अपनी पार्टी बचानी है। जैसा कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति, हर लीडर अपने अपने खेमे को, अपने अपने पार्टी को बचाने में जुटा हुआ है। क्या करेंगे शरद पवार? गेम खेलने में तो माहिर है ही, कब पलट जाए कोई पता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि शरद पवार एक बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं कि जिस तरीके से अब शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को ये सब चीज़ें नज़र क्यों नहीं आ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बुद्धि कहाँ चली गई है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जब वो विधायकों से अपने मिले शिवसेना के विधायकों से, तो वहां बता रहे हैं कि अभी भी हमारी सरकार बन सकती है, डरने की बात नहीं है। अभी भी कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना साथ में। और तो और खबर ये आई है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। किस बात के लिए? तो सुप्रीम कोर्ट में ये इस बात के लिए इन्होंने अर्जी दी है कि जितना समय इन्हें दिया गया वो समय बहुत ज़्यादा है। कर्नाटक में सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, वही काम महाराष्ट्र में भी होना चाहिए। और आज रात में शायद ड्रामा भी हो, ये लोग आज रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। तो कहने का मतलब ये है, ये भी एक संकेत है, इसको समझ लीजिए। जब इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों के बीच कोई धरा अगर कोर्ट पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि उसके वो बहुत ही वीक ग्राउंड पे है। इसका मतलब राजनीतिक तरीके से ये लोग सल्यूशन अब नहीं निकाल सकते, ये लोग डर गए हैं। अब इन लोगों को कहीं और से कानूनी मदद चाहिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो पता ही नहीं, वो न 3 में न 13 में, एक तो बड़ी मुश्किल से वो शरद पवार के झांसे में आकर शिवसेना के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हुई। और उसके बाद शरद पवार ने ही और एनसीपी ने ही और उसके लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी को लंगी मार दी। वो गिर पर वो बिल्कुल ही, जिससे कह सकते हैं कि इस पूरे गेम में अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली में, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे जिसपे कांग्रेस पार्टी भरोसा करती है, वो तमाम सेकुलर तथाकथित सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, अलायंस पार्टनर, सब ने मना किया था कि आप कम से कम इस मुकाम पे जब इतने सारे इश्यूज आने वाले हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सावरकर हो, कई सारे इश्यूज हैं, कम से कम इस वक्त पे आप शिवसेना के साथ ना जाएं। क्योंकि अगर आप जाते हैं तो मालूम चलेगा कि आपको दूसरे राज्यों में चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग पूछेंगे कि भाई तुम्हारा सेकुलर क्रेडेंशियल्स तो उस दिन ही खत्म हो गया जब आप उस भगवा झंडा वाले पार्टी के साथ आपने हाथ मिला लिया। सोनिया गांधी बड़ी मुश्किल से इस बात को मानी, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस भी किए, लेकिन आखिर में हुआ क्या? सरकार न बनी
न कॉमन यूनियन प्रोग्राम बन सका, न चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई बातचीत हो सकी, एक राय हो सकी। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग जनादेश की बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी आज बहुत ही बेशर्मी की तरह, सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी जनादेश का पालन नहीं कर रही है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जिस दिन रिजल्ट निकला था उस दिन एनसीपी और कांग्रेस की पार्टी, इन दोनों ने ये ऐलान किया था कि भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने का जनादेश हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए विपक्ष में बैठने का जनादेश है। और अचानक से आपके अंदर सत्ता का लालच, वो कुर्सी जो है वो आंख के सामने घूमने लगा और आपने बिल्कुल जनादेश के खिलाफ जाकर के ये फैसला लिया, एक भानुमति का कुनबा बनाने की कोशिश की। नतीजा सामने है। जनादेश क्या है? महाराष्ट्र की जनता ने बिल्कुल साफ साफ जनादेश दिया था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में एक सरकार बने जिसमें बीजेपी भी हो और शिवसेना भी हो। जनादेश का तिरस्कार किसने किया, उसकी अवमानना किसने की? तो ये शिवसेना ने की कि जब उन्हें लगा कि वो 50-50 के ऊपर काम करेंगे। ये 50-50 तो यहाँ भी नहीं मिला। यहाँ तो 1/3, 15 मंत्रालय इधर, 15 मंत्रालय एनसीपी को, 15 मंत्रालय कांग्रेस पार्टी को, तो यहाँ भी 50-50 नहीं था। तो आप कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, एक बात तो बिल्कुल साफ है, लोग इस जो महागठबंधन बन रहा था, जो महाकरप्ट गठबंधन बन रहा था, मॉरली उसके साथ नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की जनता यही चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। और आज जनादेश का पालन हुआ है, देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली है और अब जो होना है वो 30 तारीख को होगा, जब सदन के अंदर वोटिंग होगी। उस दिन पता चलेगा कि बहुमत है या नहीं है। और उस दिन भी बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे। शरद पवार का गेम का खुलासा भी होगा, अजीत पवार ने क्या किया वो भी समझ में आएगा लोगों को। लेकिन ये जो चुनाव के बाद से लेके अब तक ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसके दो लूजर्स हैं, पहली कांग्रेस पार्टी और दूसरा शिवसेना। वो क्यों? कांग्रेस पार्टी के चेहरे से सेक्युलरिज्म का नकाब हट गया। ये पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए विचारधारा के साथ किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। दूसरी बात जो सबसे अहम, जो दूसरा लूजर है, वो शिवसेना है। शिवसेना तो सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश भर में इसके जो समर्थक थे, उनके नजरों में ये पार्टी बिल्कुल गिर गई। महाराष्ट्र के अंदर शिव सैनिकों के सामने उद्धव ठाकरे की साख खत्म हो गई। उद्धव ठाकरे सत्ता की लालच में आकर मातोश्री से निकलकर होटल और पता नहीं कौन कौन से स्टेडियम और ऑडिटोरियम का चक्कर लगाते रहेंगे कि सिर्फ मुझे मुख्यमंत्री बना दो। ये कभी किसी शिव सैनिक ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन राजनीति है, यहाँ बहुत ही कठिन रास्ते से गुजरना होता है और जहाँ कहीं भी अकल या मति मारी जाती है तो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के जो खेल है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। हमारी नज़र बनी रहेगी, आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।